उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना, इनसे मुद्दे पूछे जाते हैं। आज हम लोग आलोचना की शुरुआत करने जा रहे हैं और आलोचना में भी आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि को देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आलोचना की वास्तव में समालोचना या समीक्षा है। समधन वीक्षा, वीक्षण या पर्यवेक्षण देखने को कहते हैं। समान आलोचना, बराबर बराबर देखना। और आलोचना ये जो शब्द है दोस्तों, लुच धातु से बना शब्द है, जिसका अर्थ होता है लोचन या नयन या देखना। तो क्या आंखें सिर्फ कमी देखती हैं? क्या अच्छाई नहीं देखती? क्या आंखें सिर्फ बुराई देखती हैं, गुणों को, विशेषताओं को नहीं देखती? बिल्कुल। यानी आलोचन का काम ही है किसी को पूरी तरह देखना, उसका वीक्षण पर्यवेक्षण करना, बराबर बराबर देखकर उस पर एक तटस्थ दृष्टि रखना, या बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी रचना के गुण दोषों की चर्चा करना ही वास्तव में आलोचना है। और यही वजह है कि आलोचक किसी भी रचना और रचनाकार की कमियों, अच्छाइयों, रचना के भाव पक्ष, शिल्प पक्ष, भाषाई विशेषताओं, अन्य पक्ष की विशिष्टताओं के साथ साथ उनकी कमियों को भी उद्घाटित करने की कोशिश करते हैं। यानी आलोचक का कर्म है किसी भी साहित्य की, किसी भी रचना की और रचनाकार की समुचित समीक्षा करना। कमी, गुण, दोष, विशेषताएं, अच्छाइयाँ, उस रचना की प्रासंगिकता, क्या अन्य युग में भी और आने वाले युग में भी वह रचना कारगर रहेगी, प्रासंगिक रहेगी, इन सभी बातों की जो चर्चा करें उसे ही आलोचना कर्म कहते हैं। आलोचकों का एक और काम है, यह माना गया कि आलोचना पाठक और रचना के बीच एक सेतु का काम करती है। ब्रिज, पुल, यानी आलोचना वह पथ है या वह सेतु है जिसके माध्यम से होकर पाठक किसी रचना के जंगल में प्रवेश करता है और रचना के तत्वों से परिचित होता है। इसका मतलब है कि आलोचकों का यह भी काम है कि रचना में क्या है, रचना का गुण तत्व क्या है, उसमें भाव पक्ष कैसा है, उसमें शिल्प पक्ष कैसा है, रचना की सामाजिक चिंता क्या है, रचना में दार्शनिक दृष्टि क्या है, और रचना किस प्रकार महत्व की है या समाज के लिए उसकी उपादेयता क्या है, इन सभी बातों की जो चर्चा करे वही दृष्टि दोस्तों आलोचना दृष्टि है। यानी आलोचक का काम रचनाकार और पाठक, रचना और पाठक के बीच दूरियों को खत्म करना है। आलोचक का काम किसी रचना की सभी बारीकियों को पाठकों के सामने उद्घाटित करना है। आलोचना का कर्म या आलोचना कर्म यह है कि किसी रचना के सभी सूक्ष्म तंतुओं को पाठक के समक्ष सहज रूप में उद्घाटित कर सके। दोस्तों, आलोचना के 4 भेद किए गए। सैद्धांतिक आलोचना, नंबर 2 व्यावहारिक आलोचना, नंबर 3 ऐतिहासिक आलोचना, और नंबर 4 तुलनात्मक आलोचना। आलोचना के कितने भेद हैं? सैद्धांतिक आलोचना, व्यावहारिक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना और तुलनात्मक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना आलोचना की वह दृष्टि है या शैली है जहां रचना के तत्वों या काव्यांगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी किसी भी रचना के कौन से तत्व आवश्यक हैं, किस प्रकार के काव्यांगों की उसमें आवश्यकता पड़ती है, उसमें रस किस प्रकार का होना चाहिए, छंद कैसे हों, उसमें काव्य गुण किस प्रकार का, दोषों पर चर्चा कर सके, हेतु, प्रयोजन, अलंकार आदि पर चर्चा कर सके। सैद्धांतिक आलोचना सामान्य शब्दों में रचना को शास्त्रीय रूप में उद्घाटित करती है। काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से की गई आलोचना सैद्धांतिक आलोचना है। रचना के सिद्धांतों को उद्घाटित करना, जिन तत्वों के आधार पर, जिन अंगों के आधार पर, जिन आदर्शों के आधार पर या जिन काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोणों के आधार पर कोई रचना रची जाती है, उन पहलुओं की चर्चा सैद्धांतिक आलोचना है। व्यवहारिक आलोचना क्या है भाई? प्रैक्टिकल अप्रोच। सैद्धांतिक आलोचना के आधार पर किसी रचना की जो समीक्षा की जाए तो वही व्यवहारिक आलोचना है। अर्थात व्यवहारिक आलोचना में सैद्धांतिक आलोचना को ध्यान में रखकर क्या वह रचना इन सभी मुद्दों की पूर्ति करती है, इन सभी आदर्शों को लेकर चलती है, क्या इस रचना में ये सभी तत्व हैं, इन सभी मानदंडों पर वह रचना खरी उतरती है, और इसके साथ साथ वह रचना अपने रचना कर्म में सामाजिक उद्देश्यों को लेकर, सभी प्रतिमानों को लेकर क्या परिपूर्ण है। तो इस आलोचना को व्यवहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना काव्य तत्वों के आधार पर, काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है। व्यवहारिक आलोचना रचना के आधार पर की जाती है कि क्या वह रचना अपने काव्य शास्त्रीय पहलुओं के साथ साथ सामाजिक पहलुओं को भी, भाव पक्ष को भी पूरी तरह से उद्घाटित करने में सक्षम है। ऐतिहासिक आलोचना कहते हैं जहां आलोचना दृष्टि किसी रचनाकार या किसी धारा, किसी उपन्यासकार या किसी साहित्यकार की शुरू से लेकर अंत तक उसमें आई परिवर्तन,
ठहराव, निरंतरता, पूर्वकालिकता, इन सब को ध्यान में रखकर जो आलोचना की जाए उसे ही ऐतिहासिक। जैसे मान लीजिए प्रेमचंद के कई आलोचक रहे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने माना कि उपन्यास के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है, आलोचना के क्षेत्र में वही स्थान रामचंद्र शुक्ल का है और कविता के स्थान में वही जगह निराला का है। तो अगर प्रेमचंद की रचनाओं का एक ऐतिहासिक अध्ययन कोई प्रस्तुत करे और फिर उनके परिवर्तनों की, कैसे आदर्शवाद के सहारे आगे बढ़े प्रेमचंद और फिर यथार्थवाद की ओर मुखर हुए, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से जुड़ गए प्रेमचंद, किस प्रकार उन्होंने अपनी रचनाओं में या देखा जाए तो गद्य साहित्य का या कथा साहित्य का न केवल कायाकल्प किया बल्कि उसकी कर्मभूमि भी बदली। आदर्शों और कल्पनाशीलता या गांधीवाद के सहारे आगे बढ़ते हुए प्रेमचंद किस प्रकार सामाजिक यथार्थवाद को, प्रगतिशील चेतना को, मार्क्सवादी आदर्शों को या मार्क्सवादी यथार्थ को, सामाजिक यथार्थवाद को उन्होंने अपना लिया। तो जब प्रेमचंद पर शुरू से अंत तक किसी की आलोचना दृष्टि पड़े और प्रेमचंद की जो रचनाशीलता है, उनकी जो कथात्मकता है या यूं कहा जाए उनका जो कथा साहित्य, उनकी कहानियां, उनके उपन्यासों में किस प्रकार के परिवर्तन आए शुरू से अंत तक, यदि इसका कोई उद्घाटन करे तो ऐसी आलोचना दृष्टि ऐतिहासिक आलोचना है। तुलनात्मक आलोचना नाम से ही स्पष्ट है, दो विचारधाराओं के बीच तुलना है, दो रचनाकारों की रचना दृष्टियों के बीच तुलना है। जैसे यदि आचार्य शुक्ल की बात करें तो आचार्य शुक्ल ने कहीं ना कहीं व्यवहारिक आलोचना के साथ साथ तुलनात्मक आलोचना को भी जन्म दिया। जिस प्रकार कहते हैं कि तुलसी की साधना लोकमंगल की साधनावस्था है, तुलसी की कविता लोकमंगल की साधनावस्था की कविता है और सूरदास की कविता लोकमंगल की सिद्धावस्था की कविता है। तुलसी के राम जिस प्रकार अपने सामाजिक परिवेश से परिचित थे, उस प्रकार सूरदास के कृष्ण परिचित नहीं थे। सूरदास जी अपने आसपास की समस्याओं से बेखबर थे, किंतु तुलसीदास अपने सामाजिक परिवेश से पूरी तरह जुड़े हुए थे। तुलसी का साहित्य करुणा का साहित्य है, जबकि सूरदास जी के साहित्य में प्रेम का भाव है। तो जब आलोचना दृष्टि दो रचनाकारों या दो धाराओं या दो साहित्यिक आंदोलनों को उनकी तुलना के साथ, उनके साम्य और वैषम्य के साथ उद्घाटित करने की कोशिश करे तो दोस्तों उसे ही तुलनात्मक आलोचना कहते हैं। हिंदी साहित्य के गद्य खंड में आलोचना के तीन भेद किए गए, यानी हिंदी आलोचना तीन चरणों में विकसित हुई। शुक्ल जी के पहले की आलोचना दृष्टि, जिसे शुक्ल पूर्व आलोचना कहते हैं, शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि, और शुक्ल जी के पश्चात जिसे शुक्लोत्तर आलोचना कहते हैं। दोस्तों, तो हिंदी आलोचना के तीन चरण विकसित हुए, क्या क्या? नंबर 1 शुक्ल पूर्व आलोचना, नंबर 2 आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि, और नंबर 3 शुक्लोत्तर आलोचना दृष्टि। दोस्तों, शुक्ल जी के पहले जो हिंदी साहित्य की आलोचना थी उसकी दो शाखाएं प्रसारित हो रही थी। एक रीतिवादी आलोचना और दूसरी शाखा को नैतिकतावादी आलोचना के नाम से जाना गया। जो रीतिवादी आलोचना थी उससे जुड़े हुए मिश्र बंधु थे, पद्म सिंह शर्मा थे, अगर आपने नाम सुना होगा, लाला भगवान दीन थे। नैतिकतावादी आलोचना से जुड़े हुए आलोचकों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्थान प्रबल रहा है। शुक्ल जी की आलोचना जाहिर सी बात है कि इन दोनों धाराओं से हटकर थी, जिस पर हम लोग बात करेंगे। शुक्लोत्तर आलोचना के भी कई चरण देखे जा सकते हैं। उसमें जो पहली धारा थी वह थी स्वच्छंदतावादी आलोचना। स्वच्छंदतावादी आलोचना को ही छायावादी आलोचना के नाम से जानते हैं। इसे ही बृहत्त्रयी आलोचना का भी नाम दिया गया, क्योंकि तीन बड़े आलोचक थे, डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। ये तीन बड़े आलोचक इस धारा में थे। शुक्लोत्तर यानी शुक्ल जी के बाद की आलोचना की पहली धारा तो स्वच्छंदतावादी, दूसरी धारा दोस्तों मार्क्सवादी आलोचना या प्रगतिवादी आलोचना, जिसके सबसे बड़े आलोचक या प्रतिमान आलोचक के रूप में डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम हम लोग जानते हैं। मुक्तिबोध को भी इसी धारा से जोड़कर देखते हैं। और फिर तीसरी शाखा नई समीक्षा के रूप में विकसित हुई। नई समीक्षा से जुड़े कई आलोचक थे जिनका दृष्टिकोण बिंबवाद से, प्रतीकवाद से जुड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं फ्राइड वगैरह का प्रभाव था इन पर। महानगरीकरण से उत्पन्न व्यक्ति को केंद्र में रखकर, व्यक्ति की यातनाओं को ध्यान में रखकर, आधुनिक भावबोध को केंद्र में रखकर जो आलोचना दृष्टि पनपी या विकसित हुई, उसे माना गया कि वही नई समीक्षा है। दोस्तों, इन बातों की हम चर्चा विस्तार से करते रहेंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि थी तो कैसी थी और उसका काम क्या था, उस आलोचना दृष्टि के प्रतिमान क्या थे, अपने निकष क्या थे, क्या उन बातों का महत्व था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक साहित्यकार थे, एक इतिहासकार थे, एक निबंधकार थे और एक आलोचक भी थे। यानी कहा जा सकता है कि उनकी एक ऐसी दृष्टि थी जो किसी भी रचना को संपूर्णता में उद्घाटित करने में सक्षम हो। इसलिए उनकी आलोचना दृष्टि में सैद्धांतिक आलोचना के भी तत्व थे और व्यवहारिक आलोचना के भी तत्व थे। मूलतः शुक्ल जी व्यवहारिक आलोचक कहलाए।
किंतु उनकी जो व्यावहारिक आलोचना थी वह कई बातों के समन्वय से निर्मित हुई थी। यह माना गया कि शुक्ल जी ने एक तरफ संस्कृत साहित्य का शास्त्रीय अध्ययन किया था, तो दूसरी तरफ पाश्चात्य साहित्य का भी उन्होंने सूक्ष्म अध्ययन किया था, और इन दोनों के सामंजस्य से एक ऐसी आलोचना दृष्टि उन्होंने निर्मित की जिसे व्यवहारिक आलोचना के साथ साथ रसवादी आलोचना का भी नाम दिया गया। क्योंकि शुक्ल जी ने रस की एक ऐसी अवधारणा विकसित की जो पहले के आलोचकों और आचार्यों से बिल्कुल हटकर थी। संस्कृत के आचार्यों ने रस को आनंद का विषय माना था, रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना था, यानी जो ब्रह्म का आनंद दे, जो सच्चिदानंद के पूर्णत्व में डुबाए वही रस है, और साहित्य का काम रस का उद्घाटन है। इसीलिए आचार्यों ने माना था ब्रह्मानंद सहोदर है, रस आनंद का विषय है। शुक्ल जी ने कहा कि आनंद तो रसिकों और लंपटों का विषय है, इसलिए साहित्य आनंद नहीं देता। शुक्ल जी के शब्दों में साहित्य में जो रस है वह रस आनंद नहीं बल्कि अनुभूति का विषय है। किसका विषय है? अनुभूति का विषय है। और दूसरी बात कि साहित्य का काम ब्रह्मानंद को जन्म नहीं देना है, साहित्य का काम किसी पारलौकिक आनंद को जन्म नहीं देना है, बल्कि साहित्य में रस वह है जो लौकिक अनुभूति को जन्म दे। लौकिक अनुभूति का अर्थ जगत की अनुभूति से। इसलिए शुक्ल जी की जो आलोचना दृष्टि है वो परलोक को, अध्यात्म को साहित्य से परे मानती है। और तब उनकी आलोचना दृष्टि की जो सबसे बड़ी बात है या सबसे मुख्य बात है वह है रस की लोकवादी अवधारणा। आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि में जो सबसे प्रबल तत्व है या मुख्य तत्व है वह है रस की लोकवादी अवधारणा। लोक यानी समाज, लोक यानी जगत। शुक्ल जी ने माना था कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। जनता यानी समाज, जनता यानी लोक। इसलिए साहित्य का काम ही है लोक भावनाओं का उद्घाटन करना, जगत की सच्चाइयों का उद्घाटन करना। कहीं ना कहीं जो खुली आंखों के सामने समाज है, जो जागतिक सच्चाइयां हैं, जो जगत की अनुभूतियां हैं, वही साहित्य के केंद्र में है। यही वजह है कि शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि विधेयवादी भी है, प्रत्यक्षवादी भी है और रस की लोकवादी अवधारणा से भी जुड़ी है। उन्होंने कहा कि जो साहित्य पारलौकिक जगत की चर्चा करे, एक आध्यात्मिक रहस्यात्मक लोक की चर्चा करे, वह साहित्य झूठ के निकट है। उन्होंने माना कि ब्रह्म जो अप्रत्यक्ष है और ये जगत प्रत्यक्ष है, वास्तव में जगत उसी अप्रत्यक्ष ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति है और साहित्य इसी जगत की अनुभूति है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनुकरण को शुक्ल जी ने भी स्वीकार किया था और तब माना था कि जो ब्रह्म हमारी आंखों के सामने नहीं है, वास्तव में उसी ईश्वर जो दिखाई नहीं पड़ता, उसकी प्रत्यक्ष, उसकी साकार अभिव्यक्ति यह जगत है और साहित्य में इसी जगत की अनुभूतियों की चर्चा होती है। अर्थात साहित्य में रस का अर्थ लोकवादी अवधारणाओं का उद्घाटन करना, लौकिक जगत की भावनाओं का उद्घाटन करना, लोक संग्रह को उद्घाटित करना, जनता की चित्तवृत्तियों को उद्घाटित करना। यही बात है या यही वजह है कि शुक्ल जी एक तरफ जनता के भावों को समझाने के लिए चिंतामणि के निबंध लिखते हैं। ईर्ष्या क्या है, श्रद्धा क्या है, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, लज्जा क्या है, ग्लानि क्या है। तो जनता के भावों को समझाने के लिए, यानी लोक भावों को, जगत के भावों को समझाने के लिए एक तरफ उन्होंने चिंतामणि के निबंधों को लिखा, तो दूसरी तरफ रस की परिभाषा देने और रस के मर्म को समझाने के लिए उन्होंने रस मीमांसा नामक ग्रंथ को भी लिखा। और तब तय हो जाता है कि शुक्ल जी एक तरफ व्यवहारिक आलोचक थे, दूसरी तरफ रसवादी आलोचक थे, क्योंकि इन्होंने रस की परिभाषा ही बदल दी। कहा रस आनंद का विषय नहीं, रस तो अनुभूति का विषय है। क्योंकि आनंद तो रसिकों और लंपटों का तत्व है, जो रसिकता से भरे हों, जो समाज में लंपट हों, चक्के हों, उनके लिए आनंद सबसे मूलभूत तत्व है। इसलिए शुक्ल जी कहा कि रस आनंद का विषय नहीं, अनुभूति का विषय। और अनुभूति कैसी हो? जगत की, लोक की, ना कि परलोक की। तो अब समझा जा सकता है कि यदि परलोक की अनुभूतियों की बात की जाए तो वह खुली आंखों के सामने नहीं है। पारलौकिक जगत अपने आप में रहस्यात्मक जगत है। उस रहस्यात्मक जगत को शुक्ल जी साहित्य का विषय नहीं मानते थे। अर्थात शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि में जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने रस को माना कि लौकिक जगत की अनुभूति है, ना कि पारलौकिक जगत की, अर्थात रहस्यवाद को उन्होंने खारिज किया। किसे खारिज किया? तो दूसरी बात कि शुक्ल जी रहस्यवाद के विरोधी। क्यों? जाहिर सी बात है कि जो खुली आंखों के सामने समाज है, जो जगत है, उस जगत में जीवन और मानव की अनुभूतियां झांकती हैं। लेकिन जो परोक्ष जगत है, आंखों से परे जो सत्ता है, यदि उस जगत की हम बात करें तो वह रहस्य का विषय है।
इसलिए जहां कहीं शुक्ल जी को रहस्यवाद नजर आया, शुक्ल जी की भ्रिकुटी तन जाती है और तब सबसे पहले सिद्धोनाथों को साहित्य से बहिष्कृत कर देती हैं, क्योंकि सिद्धोनाथों के रहस्यवाद को उन्होंने साहित्य का विषय नहीं माना। इतना ही नहीं, लिख दिया कि योग धारा कोई काव्य धारा है ही नहीं। भीतर भीतर कुंडलिनी को महाकुंडलिनी से मिलाने की धारा, भीतर भीतर कुंडलिनी जागरण को साहित्य से जोड़ने की बात को शुक्ल जी ने स्वीकार नहीं किया। और इसीलिए निर्गुण भक्ति से बेहतर शुक्ल जी सगुण भक्ति को मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि श्रद्धा और भक्ति में ऐसे तत्व हैं जिनका काम लोक मंगल है। लोक मंगल समाज या जगत में ही घटित हो सकता है, जबकि रहस्यवाद तो जगत से कट करके, संसार से कट करके एकांत में भीतर ही भीतर ब्रह्म से जुड़ने की साधना है। तो जो आंतरिक है, जो एकांतिक है, जो जगत से कटा हुआ है, कहीं ना कहीं शुक्ल जी को वो पलायनवादी नजर आता है। इसलिए रहस्य को शुक्ल जी साहित्य का विषय नहीं मानते, कहते हैं कि जहां पारलौकिक जगत की रहस्यात्मक चर्चा हो, समझिए वह झूठ के निकट है। तो सबसे पहले सिद्धोनाथों के रहस्यवाद को शुक्ल जी ने खारिज किया। दूसरी बात, कबीर के रहस्यवाद को भी उन्होंने पूरी तरह से आक्षेप की दृष्टि से देखा। लिखा कि कबीर का रहस्यवाद रूखा है। कबीर का रहस्यवाद कैसा है? रूखा। लिखा उन्होंने कि कबीर ना तो कवि थे, ना ही उनमें कविता की भावनाएं थी। लिखा कि कबीर की कविता उपदेश तो देती है, किंतु भावनमेश नहीं लाती। मान लिया कि कबीर एक उपदेशक थे, क्योंकि उनकी कविता रहस्यवाद से जुड़ी थी। रहस्यवाद से जुड़ी बातों को उपदेश के तौर पर कबीर रखते थे, किंतु ना तो कबीर कवि थे, क्योंकि इनकी कविता भावनमेश नहीं लाती, इसलिए इनका रहस्यवाद रूखा है, लौकिक जगत की अनुभूतियों से नहीं जुड़ा है। कहीं ना कहीं उसमें लाली मेरे लाल की जिद देखूं तो लाल का भाव है, कहीं ना कहीं उसमें भीतर कहूं तो जगमग लागे, बाहर कहूं तो झूठा लो, या जल में कुंभ कुंभ में जल है। शुक्ल जी को कबीर की ये बातें रास नहीं आती, जो लौकिक जगत से कटी हुई थी, एक रहस्यात्मक पारलौकिक सत्ता का चित्रण कर रही थी। इसलिए कबीर की कविता में उलटबासियों का प्रयोग, कबीर की कविता में प्रतीकों का प्रयोग शुक्ल जी को समझ में नहीं आता, या यूं कहें कि साहित्य के समाज के अनुकूल नहीं जान पड़ता। और तीसरी धारा छायावाद। छायावाद का भी शुक्ल जी ने घोर विरोध किया, क्योंकि इसे भी रहस्यवाद के नाम से जाना गया। शुक्ल जी कहते हैं छायावाद विषय वस्तु की दृष्टि से रहस्यवाद है और शैली की दृष्टि से छायावाद में लाक्षणिकता है। शुक्ल जी ने लिखा कि ईसाई धर्म में जो फैंटस मेटा है, उसी का प्रभाव सबसे पहले देखा जाए तो ब्रह्म समाज पर पड़ा, फिर रविंद्रनाथ टैगोर पर पड़ा, वहां से बंगला की कविताओं पर उसी ईसाई फैंटस मेटा, एक कल्पनाशीलता, एक रहस्यात्मकता। तो ईसाई धर्म में जो फैंटस मेटा है, उसका प्रभाव सबसे पहले ब्रह्म समाज पर, रविंद्रनाथ पर, वहां से बंगला की कविताओं पर, और वही प्रभाव हिंदी के छायावादी कवियों पर पड़ा। माना शुक्ल जी ने ये जगत से कटे हुए थे, कल्पनाओं में डूबे हुए थे। तो जो कल्पनाओं में डूबा हो, जो कल्पनाओं के स्वच्छंद उन्मुक्त उड़ान से भरा हुआ हो, जो जगत की समस्याओं से भागा हुआ हो, क्योंकि इनके लिए न तो नारी व्यवहारिक थी शुक्ल जी के शब्दों में, ना ही इनके लिए जगत की सच्चाइयां व्यवहारिक थी। ये तो घोर कल्पना में डूबे हुए, कल्पना में ही अपनी पीड़ा को घोलने वाले, जीवन और जगत से कटे हुए एक प्रकार पलायनवादी थे। इसलिए शुक्ल जी को छायावाद भी पलायनवाद के निकट नजर आया। छायावादी कविताओं का स्वर उन्हें पलायनवादी नजर आया। क्यों? क्योंकि इन सब में रहस्यवाद था। जबकि शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि कैसी थी? लोकवाद से जुड़ी हुई, इसलिए रस की लोकवादी अवधारणा। दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने अपनी आलोचना दृष्टि में लोक मंगल को प्रबल माना। उन्होंने कहा कि साहित्य का जो साध्य है, यानी साहित्य का जो लक्ष्य है, वह कुछ और नहीं लोक मंगल है, और साहित्य में जो साधन है वह साधारणीकरण है। साधन यानी माध्यम। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि साधारणीकरण के सिद्धांत में विश्वास करती है, लेकिन थोड़ा हटकर। डॉक्टर नगेंद्र ने माना था कि कवियों की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। आचार्य शुक्ल इस बात को खारिज करते हैं, कहते ना जी ना, रचनाकार की अनुभूति वास्तव में पात्रों में रूपांतरित होती है। किसी रचना में जो पात्र हैं, जो चरित्र हैं, तो रचनाकार या कवि की अनुभूति पात्रों में रूपांतरित होती है, और उन पात्रों की अनुभूति से पाठक जुड़ते हैं, यानी पाठकों की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। तो शुक्ल जी ने माना कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इसलिए जरूरी है कि पाठक की अनुभूति का, जनता की अनुभूति का साधारणीकरण हो, कि जनता या पाठक किसी साहित्य को किस रूप में अपनाता है, क्योंकि जनता पर ही रचना का प्रभाव पड़ता है। रचना जनता को एक दिशा देती है, किंतु पाठक या जनता उन भावों को किस रूप में ले, यह पाठक पर निर्भर करता है। इसलिए पाठक की अनुभूति का साधारणीकरण जरूरी है। रचना में साधन साधारणीकरण है, और रचना में साध्य लक्ष्य लोक मंगल है। लोक मंगल यानी जन कल्याण, जनता का कल्याण, समाज का कल्याण। साहित्य में रस कैसा हो? लोक से जुड़ा हुआ, और उसका उद्देश्य क्या हो? लोक मंगल। इसलिए शुक्ल जी लोक मंगल के कारण ही तुलसी को श्रेष्ठ कवि मानते थे। क्या मानते थे? और उनके नायक राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्यों?
तुलसी की कविता सगुण भक्ति के मापदंडों पर खरी उतरती है। तुलसी की कविता में चारों ओर करुणा का भाव है। शुक्ल जी ने माना कि सूरदास की कविता में प्रेम है, जबकि तुलसी की कविता में करुणा है। करुणा साधारण जीवन का भाव है, करुणा सामाजिक भाव है, जबकि प्रेम तो व्यक्तिगत भाव है। प्रेम में व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अपने आप में या अपने कुटुंबियों के बीच आह्लादित हो सकता है, किंतु करुणा पूरे समाज को दिशा देती है, करुणा समाज को झकझोरती है, करुणा समाज को एक मंगल भाव से जोड़ती है। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि करुण रस में सबसे अधिक तीव्रता होती है। तो तुलसी की रचनाओं में यह करुणा है, समाज को रुला देने का भाव है। तुलसी की कविता में मर्यादा है, यह मर्यादा करुणा से उत्पन्न है। माना गया कि स्वयं को यातना में रखकर, स्वयं को पीड़ा में रखकर ही समाज का मंगल संभव है। मर्यादित आचरण या मर्यादित जीवन जीने का अर्थ ही है कि व्यक्ति स्वयं त्रासदी और यातना में जिए ताकि समाज का मंगल हो सके। जब व्यक्ति स्वयं त्रासदी नहीं झेलता तो समाज को त्रासदी देता है, इसे स्वच्छंदता कहते हैं। तुलसी के राम स्वच्छंद नहीं है, मर्यादित है। और तब कहा गया कि राम कथा मर्यादा से उत्पन्न त्रासदी की कथा है। राम कथा मर्यादा से उत्पन्न त्रासदी की कथा है। तो जाहिर सी बात है कि तुलसी की कविता में जो करुणा है उसका अर्थ ही है मर्यादा की स्थापना, उसका अर्थ ही है लोक मंगल की स्थापना, उसका मतलब है सामंजस्य समन्वय की स्थापना, लोक संग्रह की स्थापना। जबकि सूरदास की कविता में प्रेम नजर आया शुक्ल जी को, और शुक्ल जी कहते हैं कि यह प्रेम सामाजिक भाव हो ही नहीं सकता, यह तो व्यक्तिगत भाव है। इसलिए कई बार उन्होंने कहा कि सूरदास की जो गोपियां हैं पशु पक्षियों की तरह उन्मुक्त हैं, स्वच्छंद हैं। कहीं ना कहीं कहना पड़ा मजबूर होकर के शुक्ल जी को कि तुलसी की कविता में लोक मंगल अपनी साधनावस्था में है, लोक मंगल खत्म नहीं होता। जबकि जो सूरदास की कविता है उसमें लोक मंगल अपनी सिद्धि या सिद्धावस्था में पहुंच गया। मानो अब लोक मंगल को छोड़कर सूरदास जी इतर विषयों पर चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, तो शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि में यह तीसरी बड़ी बात है लोक मंगल की साधना। यदि आगे देखें तो शुक्ल जी यह मानते थे अपनी आलोचना दृष्टि में कि प्रबंध ही साहित्य की वह शैली है या विधा है जो लोक मंगल को उद्घाटित कर सकती थी। इसलिए शुक्ल जी मुक्तकों के विरोध में थे, और तब उन्होंने जहां जहां मुक्तक नजर आया कहीं ना कहीं उसकी बखिया उधेड़ने की कोशिश की। बिहारी छोटी कविताएं लिखते हैं, बिहारी की कविताओं में उन्हें कल्पना की समाहार और भाषा की सामासिक शक्ति तो नजर आई, किंतु लिखना पड़ा कि बिहारी की कविता को उन प्रशंसकों या जौहरियों या पारखियों की नजर से समझने की आवश्यकता है जो हाथी दांत के छोटे टुकड़े पर महीन बेलबूटे देखकर घंटों वाह वाह किया करते हैं। हाथी दांत के छोटे टुकड़े यानी मुक्तक कविता से, बिहारी की कविता से उन्हें संतोष नहीं मिल सकता जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, मर्म यानी करुणा। जहां मुक्तक शैली की कविता नजर आई, शुक्ल जी उसके घोर हिमायती नहीं है। कबीर भी मुक्तक शैली के रचनाकार, कबीर के विपक्ष में ही शुक्ल जी खड़े थे। किंतु तुलसी की रचना प्रबंधात्मक शैली की है, उसमें लोक मंगल है, लोक संग्रह है। शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रबंध जो है विस्तृत वनस्थली है। जिस प्रकार वनस्थली में प्रकृति है, प्रकृति का रंग वैभव है, प्रकृति की विविधता है, तो प्रबंध को शुक्ल जी ने विस्तृत वनस्थली की उपमा दी, जबकि मुक्तक को फूलों का गुलदस्ता कहा। आप देखेंगे कि शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि लगभग सभी मुक्तक रचनाकारों के विरोध में। सिद्धनाथ भी मुक्तक शैली की ही रचना लिख रहे थे, उनके भी घोर विरोधी। रीतिकालीन कवियों को देखा जाए तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, और कहीं ना कहीं बिहारी में चमत्कार और अलंकार को मानते हैं कि ये बेतुके हैं, बेमतलब है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि शुक्ल जी अलंकार के विरोधी थे। शुक्ल जी इस बात के प्रबल समर्थक थे कि कविता ऐसी हो, यानी पांचवी बात, कि कविता ऐसी हो जो एक तरफ लोक मंगल की स्थापना करे तो दूसरी तरफ उसमें काव्य शास्त्रीय भाव भी हो। इसलिए उन्होंने अपने निबंध कविता क्या है में लिखा भी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोक मंगल की स्थापना के क्रम में काव्य शास्त्रीय या कला मूल्यों की हत्या हो जाए, और कला मूल्यों के संपादन के क्रम में, कला मूल्यों की प्रतिष्ठा में कहीं ऐसा ना हो कि लोक मंगल की उपेक्षा हो। इसलिए शुक्ल जी मानते थे कि साहित्य में भाव भी सशक्त हो और शिल्प भी सशक्त हो। इसलिए उन्हें सूरदास जी की भाव प्रेरित वचन वक्रता अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि सूरदास में जितनी सहृदयता थी, जितनी भावुकता थी, उसी अनुपात में वचन वक्रता और वाग विदग्धता भी, यानी वक्रोक्ति जैसे अलंकार के पक्षधर थे शुक्ल जी। लेकिन वही अलंकार यदि अनावश्यक हो जाए तो शुक्ल जी उसके विरोध में भी। और तब लिखा सूरदास जी पर कि सूरदास जी पर उपमा देने की मानो झक सी सवार हो। अंग शोभा और वेशभूषा चित्रण के क्रम में सूरदास जी मानो उपमा पर उपमा और उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कसते चले जाते हैं, मानो उपमा देने की उनमें झक सवार हो, पागलपन। मानते थे शुक्ल जी की साहित्य सामंजस्यकारी हो, उसमें भाव भी गरिमापूर्ण हो, मर्यादित हो, भाव में लोक मंगल की प्रतिष्ठा हो और कला मूल्य भी सशक्त हो। यानी साहित्य वह है जो भाव और कला, कथ्य और शिल्प, अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों खंभों पर कविता खड़ी हो, ये दोनों पहिए। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि रस यदि कविता या साहित्य की आत्मा है तो अलंकार हर हाल में उसका शरीर है। भाई बिना आत्मा के शरीर क्या होगा? निष्प्राण होगा, निर्जीव, और बिना शरीर के आत्मा भटकती आत्मा, प्रेतात्मा। तो शुक्ल जी साहित्य को सजीव मानते थे, शुक्ल जी कविता को प्राणवान मानते थे। इसलिए कहा भी कि कविता मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमि में ले जाती है, कविता मनुष्य को प्रकृत दशा में लाती है।
तो इसका अर्थ है कि कैसी कविता, कैसा साहित्य जिसमें एक तरफ रस की लोकवादी अवधारणा हो, दूसरी तरफ रहस्य से वह परे हो, लौकिक जगत की उसमें चिंता हो, लोक मंगल की उसमें साधना हो, साहित्य प्रबंध शैली की हो, और साथ ही लोक मंगल के साथ साथ उसमें कला मूल्य भी हो। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्य में हर हाल में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कुछ चीजें हों। तब कहते हैं शुक्ल जी कि उसमें चमत्कार जरूरी है, लेकिन चमत्कार बुद्धि प्रेरित ना हो, भाव प्रेरित हो। भाव यानी अनुभूति। अर्थात शुक्ल जी कोरी अभिव्यक्ति को कविता का विषय नहीं मानते थे और कोरी अनुभूति को भी कविता का विषय नहीं मानते थे। छायावादियों की कविता उन्हें कोरी अनुभूति की कविता नजर आती है और मार्क्सवादियों की कविता उन्हें कोरी अभिव्यक्ति की। इसलिए देखा जाए तो जहां कोरी अभिव्यक्ति या रीतिकालीन कवियों ने भी सिर्फ कोरी अभिव्यक्ति को महत्व दिया था, उनकी कविता सजावट की वस्तु थी, इसलिए शुक्ल जी को उनकी कविता भी पसंद नहीं आती। और जहां सिर्फ कल्पना हो, सिर्फ अतिशय भावुकता हो, ऐसे छायावादियों की कविता भी शुक्ल जी को पसंद नहीं आती। तो फिर तुलसी की कविता क्यों पसंद आती है? इसके पीछे का कारण है कि तुलसी अनुभूतियों के भी सशक्त रचनाकार थे और अभिव्यक्ति कला के भी धनी थे। यानी तुलसी की कविता आत्मा और देह दोनों से संपूर्ण है, सजीव है। दोस्तों, अगर इतनी बातें आपको समझ में आई तो यह तय है कि आप शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि को समझ पा रहे हैं। तो आइए कुछ और मुद्दों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं अगले भाग में। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों। दोस्तों